तो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे रेनल फिजियोलॉजी। रेनल फिजियोलॉजी मतलब क्या? रेनल फिजियोलॉजी मीन्स होता है हमारा कि हाउ द किडनी वर्क्स नॉर्मली इन आवर बॉडी। ठीक है ना। सामान्य रूप से हमारा किडनी जो है हमारे बॉडी में कैसे फंक्शन करता है, इस चीज़ को पढ़ना ही हम लोग कहते हैं रेनल फिजियोलॉजी। ठीक है। तो बहुत सारा काम करता है हमारे बॉडी में हमारा किडनी। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या क्या काम करता है हमारे बॉडी में। ओके। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फंक्शंस ऑफ किडनी। ओके, फंक्शंस ऑफ किडनी। तो किडनी हमारे बॉडी में बहुत सारा काम करता है। तो देख लेते हैं कि क्या क्या काम करता है। तो सबसे पहला जो ये काम करता है हम सब जानते हैं, एक्सक्रीशन का काम करता है। एक्सक्रीशन का काम करता है, हमारे बॉडी से बहुत सारा चीज़ को हमारे जो उपयोग में नहीं है उन सब चीज़ों को बॉडी से बाहर में निकालता है। ठीक है। तो किस किस चीज़ को बाहर में निकालता है? तो सबसे पहला जो हम लोगों का होगा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, वो क्या होगा? वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ आवर बॉडी। सबसे पहला तो उसी को निकालेगा, वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है ना। हमारे बॉडी में जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है उन सब चीज़ों को निकालता है। तो उन सब चीज़ों में क्या क्या आ जाएगा, हमारा क्या क्या वेस्ट प्रोडक्ट हो जाता है? जैसे जैसे आ जाएगा मेरा क्या, यूरिया, और हो जाएगा हमारा क्रिएटिनिन। ठीक है। ये सब वेस्ट प्रोडक्ट मेरा बॉडी में बनता है और इन सब चीज़ों को किडनी जो है हमारे बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है ना। तो इसीलिए अगर केएफटी कराते हैं, ठीक है ना, किडनी फंक्शन टेस्ट हम लोग अगर कराते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं सीरम यूरिया लेवल, सीरम क्रिएटिनिन लेवल। ठीक है ना। अगर हमारा किडनी ठीक तरह से काम कर रहा होगा तो इसका लेवल नॉर्मल आएगा, और यदि ठीक तरह से काम नहीं करेगा तो इसका नॉर्मल क्या बोलते हैं, इसका जो मतलब वैल्यू है वो मेरा बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है। तो जब हमारा किडनी फंक्शन टेस्ट कराते हैं, ठीक है ना, किडनी फंक्शन टेस्ट कराते हैं तो उसमें से जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है वो सीरम क्रिएटिनिन होता है। गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है ना। हम लोग जब भी किडनी फंक्शन टेस्ट कराते हैं तो उसमें से क्रिएटिनिन, सीरम क्रिएटिनिन लेवल जो होता है वो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। ठीक है ना। क्यों? इसको भी हम समझते हैं कि सीरम क्रिएटिनिन लेवल को गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट क्यों कहा जाता है, यूरिन को क्यों नहीं बोल रहा है यहाँ पे, वाई? तो इसका कारण ये है कि यूरिया का बढ़ने का हमारे बॉडी में और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे अगर हमारा बॉडी डिहाइड्रेटेड हो गया है किसी भी कारण से, मान लेते हैं कि बहुत ज़्यादा क्या पसीना निकल रहा है, बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा डायरिया हो गया, तो इस कंडीशन में हमारे बॉडी में क्या हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, मतलब कि डिहाइड्रेटेड हो जाता है। तो इस कंडीशन में भी हमारा बॉडी जो है, बॉडी में यूरिया का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है। और जैसे कि बहुत सारा प्रोटीन इंटेक ले लिया है कोई, ठीक है ना, बहुत सारा कोई मीट खा लिया है तो प्रोटीन इंटेक हो गया, तो हमारा बॉडी क्या करता है कि प्रोटीन को तोड़ेगा। तो प्रोटीन को, बहुत ज़्यादा प्रोटीन है तो बहुत ज़्यादा प्रोटीन तोड़ेगा, मतलब बहुत ज़्यादा अमाइनो एसिड बनेगा, और बहुत ज़्यादा अमाइनो एसिड बनेगा तो बहुत सारा यूरिया प्रोडक्शन होगा। तो इस कारण भी हमारे बॉडी में क्या होता है कि यूरिया का प्रोडक्शन होता है और यूरिया का लेवल बढ़ जाता है। तो बहुत सारे कारण होते हैं जिससे यूरिया का लेवल बढ़ जाता है, लेकिन क्रिएटिनिन लेवल जो है, सीरम क्रिएटिनिन लेवल, वो तभी बढ़ता है जब हमारा किडनी सही से काम नहीं कर रहा होता है। इसीलिए जो है हमारा सीरम क्रिएटिनिन लेवल जो होता है किडनी फंक्शन टेस्ट में गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट माना जाता है। ओके। अब और किस चीज़ को ये एक्सक्रीट करता है, और किस चीज़ को एक्सक्रीट करता है? तो हमारे बॉडी में जितने भी ड्रग्स होते हैं, ठीक है ना, जो हम ड्रग्स खाएं, ठीक है ना, वो ड्रग्स अपना काम किया, ठीक है,
उसके बाद जो हमारे बॉडी में ड्रग्स रह गया उसको निकालना भी तो ज़रूरी है, तो उसको निकालने का काम भी हमारा किडनी करता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि हमारा ड्रग्स जो है वो हमारे बॉडी से कैसे एक्सक्रीट होता है किडनी के सहारे। ठीक है ना, तो इसको हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो डायग्राम के थ्रू हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो ये मेरा समझने के लिए डायग्राम है। ये मेरा स्टमक हो गया, ये मेरा इंटेस्टाइन हो गया, ये मेरा लीवर है, ये मेरा सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये मेरा किडनी है। तो होता क्या है हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जब हम लोग ड्रग खाते हैं तो होता क्या है, जब हम लोग ड्रग लिए तो ये मेरा ड्रग्स आ जाता है जीआईटी में। ठीक है, और चूंकि ये ड्रग्स जो है वो हमारा लिपिड सोल्यूबल होता है, तो लिपिड सोल्यूबल होता है तो ये मेरा आसानी से मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेता है। तो ये मेरा जीआईटी में आता है और मेम्ब्रेन को क्रॉस करके पोर्टल सिस्टम के सहायता से ये मेरा पहुंच जाता है लीवर में, और लीवर से होते हुए ये ड्रग मेरा पहुंच जाएगा सर्कुलेटरी सिस्टम में। ठीक है ना, अब सर्कुलेटरी सिस्टम में ये अपना काम वाम कर लेता है, उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम में घूमते रहता है। ठीक है ना, तो अब बात आती है कि ये जो ड्रग का काम अब मेरा हो गया है, वो ड्रग्स अब हमारे बॉडी से कैसे एक्सक्रीट करेगा। ठीक है, चूँकि ये लिपिड सोल्यूबल है, ये ड्रग्स हमारा लिपिड सोल्यूबल है, तो हर जगह जहाँ भी ये जाता है लौट के हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में वापस आ जाता है। कैसे, मान लेते हैं कि ये ड्रग्स जो है हमारा वो यहाँ फिल्ट्रेशन होके नेफ्रॉन में आ भी गया, लेकिन जब पीसीटी में आता है तो पीसीटी में क्या होगा कि ये ड्रग्स जो है हमारा वो तो लिपिड सोल्यूबल है, और लिपिड सोल्यूबल होने के कारण ये मेरा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके फिर से मेरा सर्कुलेटरी सिस्टम में वापस आ जाएगा। ठीक है, अगर ये लीवर में गया तो लीवर में भी फिर ये जाने के बाद फिर से लीवर में से सर्कुलेटरी सिस्टम में चला जाता है, क्योंकि ये देखिए होता क्या है कि ये मेरा मान लेते हैं कि हेपेटोसाइट सेल है, और हेपेटोसाइट सेल है तो लीवर में मेरा हेपेटोबिलियरी सिस्टम भी रहता है। ठीक है ना, हेपेटोबिलियरी सिस्टम में बाइल के सहायता से हमारा जो बाइल जो रहता है वो हेपेटोबिलियरी सिस्टम के सहारे हमारा ड्यूडेनम में खुलता है, और ड्यूडेनम में होते हुए ये अगर वेस्ट प्रोडक्ट है तो ये मेरा फीकल मैटर के साथ ये हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। लेकिन ये ड्रग्स जो है वो मेरा लिपिड सोल्यूबल होने के कारण साइनोसॉइड में फिर चला जाता है, और साइनोसॉइड से होते हुए फिर ये मेरे सर्कुलेटरी सिस्टम में घूमते रहता है। तो इस तरह से ये लिपिड सोल्यूबल होने के कारण हमारे बॉडी में घूमते रहेगा। हमारा किडनी जो है वो उसी चीज़ को हमारे बॉडी से बाहर निकाल पाता है जो कि वाटर सोल्यूबल हो, मतलब कि जो कि पोलर कंपाउंड हो, वही चीज़ों को हमारा किडनी हमारे शरीर से बाहर निकाल पाता है। तो ये ड्रग्स जो है हमारा वो पोलर नहीं है, इसीलिए ये किडनी इसको हमारे शरीर से बाहर नहीं निकाल पाता है। इसको अगर हमारे किडनी से बाहर निकालना है तो इस नॉन पोलर कंपाउंड को पोलर कंपाउंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब कि लिपिड सोल्यूबल कंपाउंड को हम लोगों को वाटर सोल्यूबल कंपाउंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे बॉडी में एक मैकेनिज़्म है, जो मैकेनिज़्म होता है हमारे बॉडी लीवर में, उसका नाम है बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन। ओके, हमारे बॉडी में बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन होता है जिसके सहायता से हमारा जो ड्रग्स है वो लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स वाटर सोल्यूबल ड्रग्स में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये मान लेते हैं मेरा वाटर सोल्यूबल ड्रग्स बन गया, किससे, लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स से मेरा वाटर सोल्यूबल ड्रग्स बन गया बाय द
बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन। ठीक है ना। बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन मेरा दो तरह का होता है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन 1 एंड बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन 2। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन 1 में क्या होता है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन 1 में मेनली क्या होता है कि मेरा जो नॉन पोलर कंपाउंड है उसके किसी चार्ज, ठीक है ना, चार्ज ग्रुप को एक्सपोज कर देता है, या फिर उस नॉन पोलर कंपाउंड में कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन करता है जिससे कि उसका चार्ज ग्रुप एक्सपोज हो जाए। ठीक है। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन 1 में क्या होता है, एक्सपोजर ऑफ चार्ज ग्रुप। ठीक है ना। बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शंस में मेरा होता है एक्सपोजर ऑफ चार्ज ग्रुप। ठीक है ना। मतलब कि जो मेरा लिपिड सोल्यूबल कंपाउंड है उसमें कोई एक चार्ज ग्रुप होगा, ठीक है ना, तो उस चार्ज ग्रुप को ये क्या करता है, ये रिएक्शन एक्सपोज कर देता है जिससे कि ये पोलर बन जाता है, और पोलर बनने के बाद वाटर सोल्यूबल हो जाएगा। ठीक है ना। तो हमारा किडनी उसको बाहर निकाल देगा, या फिर फिजिकल मैटर के साथ भी वो बाहर निकल जाता है। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन में ये होता है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन 2 में क्या होता है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन 2 में होता कुछ ऐसा है कि नॉन पोलर कंपाउंड में मेरा कोई चार्ज ग्रुप, ठीक है ना, चार्ज ग्रुप को ऐड कर देता है, चार्ज ग्रुप का एडिशन हो जाता है। ठीक है। मान लेते हैं कि ये मेरा नॉन पोलर कंपाउंड है, इसमें मेरा चार्ज ग्रुप को ऐड कर दिया, ठीक है ना, तो ये मेरा बन जाता है पोलर कंपाउंड। ठीक है ना। ये मेरा बन गया पोलर कंपाउंड। ठीक है। जैसे कि हमारे लीवर में ग्लूकुरोनिक एसिड जो कि मेरा चार्ज कंपाउंड होता है, ठीक है ना, उसको अगर ऐड कर देता है, ऐड कर देगा नॉन पोलर कंपाउंड के साथ, तो वो पोलर कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हमारा लीवर जो है हमारे नॉन पोलर कंपाउंड को पोलर कंपाउंड में चेंज कर देता है। ठीक है। हम ये चेंज कहाँ होता है, हमारा लीवर का हेपेटोसाइट सेल में। अब लीवर के हेपेटोसाइट सेल में ये तो चेंज हो गया, लेकिन अब ये क्या है कि सेल्स तो हमारा मेम्ब्रेन से बाउंडेड है, तो ये हमारा बाहर निकलेगा कैसे, इस सेल से बाहर निकलेगा कैसे, क्योंकि या तो ये लिपिड सोल्यूबल रहा नहीं तो मेम्ब्रेन को ये क्रॉस कर पाएगा नहीं, तो ये निकलेगा कैसे। तो इसको निकालने के लिए स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है। स्पेशल प्रोटीन होते हैं जो इसको मेम्ब्रेन से बाहर निकालते हैं। एक चैनल होता है जो कि इसको इस हेपेटोसाइट सेल से बाहर निकालता है। तो ये जो है पोलर कंपाउंड या तो हेपेटोबिलियरी सिस्टम के सहारे जीआईटी में आएगा और जीआईटी से होते हुए फीकल मैटर के साथ निकल जाएगा, या फिर ये जो है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में जाएगा और सर्कुलेटरी सिस्टम से होते हुए ये मेरा किडनी में जाएगा, और किडनी में आने के बाद ये हमारा किडनी के सहारे से हमारे बॉडी से बाहर की ओर निकल जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा मैकेनिज़्म होता है जिसके सहारे हमारा ड्रग्स हमारे बॉडी से बाहर की ओर निकलता है। ठीक है। तो हम लोग समझ गए कि हमारा ड्रग्स जो है हमारे बॉडी से किस तरह बाहर निकलता है। ठीक है। तो दो चीज़ें हम लोग देख ली एक्सक्रीशन में, वेस्ट प्रोडक्ट और ड्रग। तीसरी चीज़ जो होती है वो होगी मेरा टॉक्सिन्स। बहुत सारे टॉक्सिन्स को भी ये हमारे बॉडी से बाहर की ओर निकालता है। ठीक है। तो किडनी का सबसे पहला फंक्शन हम लोग देख लिए एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में हम लोग देखे कि वेस्ट प्रोडक्ट जितने भी हमारे बॉडी में बनेंगे, जैसे कि यूरिया हो गया, क्रेटिनिन हो गया, उन सब चीज़ों को हमारे बॉडी से बाहर की ओर निकालेगा। और क्रेटिनिन जो होता है वो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है हमारे किडनी फंक्शन टेस्ट में। वो क्यों होता है वो भी हम लोगों ने देखा। उसके बाद ड्रग्स को हमारे बॉडी से बाहर निकालता है।
कैसे निकालता है वो सारा मैकेनिज्म हम लोगों ने देखा, और टॉक्सिन्स को भी हमारा किडनी बाहर निकालता है। दूसरा जो इसका काम होता है वो होता है मेरा रेगुलेटरी। ठीक है ना, रेगुलेटरी फंक्शन। दूसरा जो होता है ये मेरा रेगुलेटरी फंक्शन करता है। किस किस चीज़ का रेगुलेशन करेगा? जैसे सबसे पहला काम, किडनी हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से वाटर बैलेंस करता है। ठीक है, वाटर का बैलेंसिंग करता है हमारा किडनी। दूसरा काम क्या करता है, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है। इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस करता है। अच्छा, हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, इसमें से कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हम लोग देख लेते हैं कि कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स को देखना बहुत ही जरूरी होता है। तो सबसे पहला जो इलेक्ट्रोलाइट्स होगा वो होगा मेरा सोडियम। ठीक है ना, सोडियम बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। पोटेशियम, ठीक है ना। तो सोडियम का लेवल जो रहता है हमारे बॉडी में, वो रहना चाहिए हमारे बॉडी में लगभग 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, ये नॉर्मल लेवल है हमारे बॉडी में सोडियम का। पोटेशियम का जो नॉर्मल वैल्यू रहता है वो रहता है मेरा 3.5 to 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, तो हमारे बॉडी में पोटेशियम का लेवल को देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जब भी हमारा किडनी फंक्शन टेस्ट कराते हैं तो उसमें हम लोग पोटेशियम को देखेंगे, बहुत ही ज़रूरी से हम लोग पोटेशियम को देखेंगे, क्योंकि पोटेशियम का जो कंट्रोल होता है, पोटेशियम का जो बैलेंस करता है पूरे बॉडी में मेनली, वो मेरा किडनी ही करता है। पोटेशियम जो है इसका बहुत ही कम फ्लैक्चुएशन बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। ठीक है ना, इसका हाइपोकैलेमिया हो या फिर हाइपरकैलेमिया हो, ये टेकिकार्डिया कर देता है, और टेकिकार्डिया के कारण बहुत ही सीवियर कंडीशन पेशेंट का हो सकता है। ये मेरा 2.5 से नीचे जाता है तो हाइपोकैलेमिया हो जाएगा। ठीक है ना, या फिर 6.5 से ऊपर जाता है तो हाइपरकैलेमिया हो जाएगा। और दोनों ही कंडीशंस में टेकिकार्डिया होने लगता है, प्रेसिपिटेट बन जाता है, और पेशेंट्स का हालत बहुत ही ख़राब होने लगता है। ठीक है ना, इसीलिए पोटेशियम का लेवल, अगर हमें बोला जाए कि सोडियम का लेवल ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है या पोटेशियम का लेवल, तो हम बोलेंगे कि पोटेशियम का लेवल सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत ही मिनिमम फ्लैक्चुएशन में हमारे बॉडी में बहुत ही खतरनाक सिचुएशन ये पैदा कर सकता है। ठीक है, इसके बाद सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन का जो हमारे बॉडी में नॉर्मल रेंज रहता है वो लगभग रहता है मेरा 100 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, उसके बाद हम बाइकार्बोनेट की बात करें, तो इसका जो नॉर्मल लेवल रहता है हमारे बॉडी में वो लगभग 22 to 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, और इसके बाद यदि हम देखें कैल्शियम, नॉर्मल लेवल का जो वैल्यू रहता है हमारा लगभग 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, तो ये मेरा इलेक्ट्रोलाइट्स का कुछ नॉर्मल वैल्यू रहता है। इन सब चीज़ों को बैलेंस करता है हमारा किडनी। ठीक है ना, उसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ एसिड बेस बैलेंस करता है। ये एसिड बेस बैलेंस,
बहुत ही इंपॉर्टेंट एसिड बेस बैलेंस होता है जिसको हमारा किडनी करता है। तो ये दो तरह का फंक्शंस जो है हम लोगों ने देख लिया है किडनी में। सबसे पहले एक्सक्रीटरी देखा और उसके बाद रेगुलेटरी फंक्शंस देखा, ठीक है। और क्या फंक्शंस होते हैं हमारे किडनी के? तीसरा में हम लोग देखते हैं इंडोक्राइन फंक्शन। इंडोक्राइन फंक्शंस, ठीक है। हमारे किडनी इंडोक्राइन फंक्शंस भी करता है। तो इंडोक्राइन फंक्शंस में क्या क्या हार्मोन्स का ये रिलीज करता है? तो सबसे पहला जो है हमारा हार्मोन निकालता है वो इरिथ्रोपोइटीन। ठीक है ना। सबसे पहला जो ये हार्मोन हमारा निकालता है हमारा किडनी वो इरिथ्रोपोइटीन निकालता है, ठीक है ना। उसके अलावा ये रेनिन भी निकालता है। उसके अलावा ये हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन भी निकालता है, ठीक है ना। तो इरिथ्रोपोइटीन जो होता है वो हमारे किडनी में कहाँ से निकलता है, ठीक है ना। तो इरिथ्रोपोइटीन हमारे किडनी में निकलता है, हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। एक नेफ्रॉन बनाने का प्रयास किए हैं, ठीक है ना। अब नेफ्रॉन में पेरीटिब्यूलर कैपिलरी रहता है, ठीक है ना। और पेरीटिब्यूलर कैपिलरी में ये में रहता है एंडोथेलियम, जैसे कि हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। ये है मेरा एक एंडोथेलियम सेल, ठीक है ना। इसमें है हमारा न्यूक्लियस। तो इरिथ्रोपोइटीन का प्रोडक्शन कैसे होता है? तो इरिथ्रोपोइटीन का प्रोडक्शन के लिए हमारे एंडोथेलियम सेल में एक जीन होता है, ठीक है ना। इसका मैकेनिज्म कैसे होता है? इस एंडोथेलियम सेल में रहता है एक ऑक्सीजन सेंसर प्रोटीन। जब ब्लड में ऑक्सीजन आता है तो उसको ये ऑक्सीजन सेंसर प्रोटीन जो है वो सेंस करता है और ये इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस के अंदर इरिथ्रोपोइटीन प्रोडक्शन जीन को पहुंचाता है। तो ये इरिथ्रोपोइटीन प्रोडक्शन जीन जो क्या करता है, जब ऑक्सीजन आ रहा होता है तो इरिथ्रोपोइटीन हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं कराता है। मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इरिथ्रोपोइटीन प्रोडक्टिव जीन जो है वो सप्रेस हो जाता है, ठीक है ना। और ये इंफॉर्मेशन देता है यहाँ ऑक्सीजन सेंसर प्रोटीन। लेकिन जब ऑक्सीजन नहीं आता है, ठीक है ना, जब ऑक्सीजन नहीं आता है तो ऑक्सीजन सेंसर प्रोटीन जो है वो ऑक्सीजन को सेंस नहीं कर पाता है और ये इंफॉर्मेशन इरिथ्रोपोइटीन प्रोडक्शन जीन को जाता है। और ये जीन जब ऑक्सीजन नहीं आ रहा होता है तो एक्टिवेट हो जाता है और इरिथ्रोपोइटीन हार्मोन को रिलीज करता है। और ये इरिथ्रोपोइटीन हार्मोन जाता है बोन मैरो हाउस में, ठीक है ना। बोन मैरो हाउस में जाता है ये, और बोन मैरो हाउस में, ठीक है ना, बोन मैरो हाउस में ये आरबीसी का प्रोडक्शन कराता है, ओके। तो इस तरह से इरिथ्रोपोइटीन हार्मोन का प्रोडक्शन होता है हमारे ट्यूब्यूलर कैपिलरी के एंडोथेलियम सेल्स में। अब हम सब जानते हैं कि रेनिन का प्रोडक्शन कहाँ होता है? जस्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस में होता है, ठीक है। प्रोडक्शन हमारा जस्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल में होता है। और प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन का प्रोडक्शन जो होता है वो हमारा बहुत सारे जगह से होता है, ठीक है ना, ठीक है। तो तीसरा फंक्शन हम लोगों ने देख लिए एंडोक्राइन फंक्शंस। चौथा फंक्शन हम लोग देखते हैं इसका होता है मेटाबॉलिक फंक्शन। ये था तीसरा नंबर, मेटाबॉलिक फंक्शन, ठीक है। मेटाबॉलिक फंक्शन में ये क्या करता है?
मेटाबॉलिक फंक्शन में ये सबसे इसका इम्पोर्टेंट जो काम है वो होता है मेरा अनएक्टिव विटामिन डी को एक्टिवेट विटामिन डी में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी, ठीक है ना। जब हमारे स्किन में सनलाइट पड़ता है तो हमारा स्किन में कोलीकैल्सिफेरोल का प्रोडक्शन होता है, और कोलीकैल्सिफेरोल सबसे पहले हमारा लीवर से गुजरता है। लीवर से गुजरने के बाद वो हमारा किडनी से गुजरता है। तो जब किडनी से गुजरता है तब ये जो अनएक्टिव विटामिन डी रहता है वो एक्टिवेट हो जाता है, ओके। और ये हमारा जो एक्टिवेट विटामिन डी है वो जाता है हमारा जीआईटी में, ठीक है ना। और जीआईटी में जाने के बाद वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, ठीक है ना। तो विटामिन डी करता क्या है, जैसे कि ये मेरा सन है, सन से हमारे स्किन में जब ये मेरा स्किन है, जब हमारे स्किन में सनरे पड़ता है तो यहाँ कोलीकैल्सिफेरोल का प्रोडक्शन होता है। और कोलीकैल्सिफेरोल सबसे पहले हमारा लीवर से होके जाता है, ठीक है ना, लीवर से होके जाता है और 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरोल में चेंज हो जाता है, ठीक है। और उसको 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरोल में चेंज होने के बाद ये मेरा किडनी से होकर किडनी में जाता है, ठीक ना। और किडनी में जाने के बाद फिर ये 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरोल में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो ये 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरोल में चेंज हो जाता है। इसी को हम लोग को बोलते हैं एक्टिवेटेड विटामिन डी, ठीक है ना। ये मेरा जाता है जीआईटी में और जीआईटी में मेरा कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कराता है। अच्छा, किडनी में ये जो हमारा 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरोल बनता है वो बाय द हेल्प ऑफ 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के थ्रू बनता है, ठीक है ना। तो 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो रहता है वो हमारा रहता है पीसीटी के सेल्स में, ठीक है ना। पीसीटी के जो हमारे सेल्स में मेरा रहता है 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। और ये 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम मेरा तभी काम करता है जब मेरा पैराथायरॉयड हार्मोन इसको ऑर्डर देता है। मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो है वो हमारे 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरोल को 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरोल में चेंज करता है। यहाँ पे मैकेनिज्म कैसे होता है, ठीक है ना। विटामिन डी का एक्टिवेशन कैसे होता है। सबसे पहले होता है कि हमारे पैराथायरॉयड ग्लैंड में चीफ सेल होता है जो कि कैल्शियम को डिटेक्ट करता है। यदि वो कैल्शियम को डिटेक्ट नहीं कर पाता है तो हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो पैराथायरॉयड हार्मोन को रिलीज़ करता है। तब जाके पैराथायरॉयड हार्मोन जो है किडनी में पीसीटी के सेल्स में 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज को एंजाइम कर 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है। और वो 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को जैसे ही एक्टिवेट करता है वो अनएक्टिव विटामिन डी को एक्टिव विटामिन डी में चेंज कर देता है, ठीक है ना। उसके बाद वो एक्टिवेटेड विटामिन डी जाता है हमारा जीआईटी में और जीआईटी में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कराता है, ठीक है ना। तो ये होता है मेरा मेन काम किडनी का, ठीक है। तो 4 तरह का यहाँ पे हम लोगों ने किडनी का वर्क देखा। सबसे पहले हम लोगों ने देखा एक्सक्रीटरी
फंक्शन, फिर दूसरे में देखा रेगुलेटरी फंक्शन, तीसरे में हम लोगों ने देखा एंडोक्राइन फंक्शन और चौथे में हम लोगों ने देखा मेटाबॉलिक फंक्शन। तो आज जनरल फिजियोलॉजी में हम लोगों ने किडनी के फंक्शंस के बारे में थोड़ा बहुत जाना। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।